देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी। संसद के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता चल रहा है, जिसमें लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जमकर चर्चा हो रही है। खूब बार पलटवार होते दिख रहा है, भाषा की मर्यादा भी खूब लांघी जा रही है। फिर लोकसभा स्पीकर का कार्रवाई का हंटर भी तेजी से चल रहा है। विपक्षी गठबंधन INDIA केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है और इस पर मंगलवार से चर्चा भी शुरू हो चुकी है। आज इस पर चर्चा का दूसरा दिन है, लेकिन उससे पहले जानना ये जरूरी है कि जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का पहला दिन रहा, उसमें क्या क्या हुआ। NDA वर्सेस INDIA की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ा, तो चर्चा की शुरुआत विपक्षी एकता में सबसे आगे चलने वाली देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने की। मणिपुर हिंसा पर डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह से विफल बताया। कहा कि विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव मजबूरी में लाना पड़ा, जिससे इस मामले में प्रधानमंत्री का मौन व्रत तोड़ा जा सके। गोगोई ने फिर सवाल भी किया कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्यों हटाया नहीं, उन्हें मणिपुर पर बोलने में 80 दिन क्यों लगे। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए। राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, MOS होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए, ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। जिस पर हालांकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जवाब भी दिया और सोनिया गांधी पर राहुल गांधी को लेकर तंज भी कसा। कह दिया कि अविश्वास प्रस्ताव का एकमात्र मूल मंत्र है बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। सुनिए। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव आया सर, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहाँ सोनिया जी बैठी हुई है, सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? देखा आपने कैसे निशिकांत दुबे की बात पर हंसती हुई नजर आ रही है सोनिया गांधी। वहीं फिर बीजेपी नेता किरण रिजिजू ने इसे गलत समय पर लाया गया प्रस्ताव करार दिया। कहा कि आज जब PM विश्व नेता के रूप में उभरे हैं और देश तेजी से बढ़ रहा है, तब ऐसे प्रस्ताव की कोई जरूरत ही नहीं थी। दरअसल ये जो संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है, इसके बहुत मायने हैं। पहले दिन की सबसे खास बात ये रही कि PM मोदी मौजूद नहीं थे और उनकी गैर मौजूदगी में पक्ष और विपक्ष आपस में जबरदस्त तरीके से भिड़ंत हो रही थी। हालांकि इस बीच में विपक्ष का सबसे कमजोर और सबसे मजबूत पक्ष भी समझ में आया। मजबूत पक्ष ये मान सकते हैं कि कहां सब उम्मीद लगाए थे कि राहुल गांधी खुद मणिपुर पर बहस छेड़ेंगे और कहां पूर्वोत्तर के सांसद गौरव गोगोई ने ही मणिपुर पर बहस छेड़ दी। मणिपुर के सवालों को उठाया गया, लेकिन इस बहस को कमजोर सुप्रिया सुले ने कर दिया, जिनसे हालांकि बहुत लोगों को बहुत सी उम्मीदें भी थी। लेकिन सुप्रिया सुले तो इधर उधर की बातें करती दिखी, विपक्ष के आरोपों को दोहराती दिखी, जैसे मणिपुर पर उनका सरकार के विरोध में कोई पक्ष था ही नहीं। Whenever I think of this government, the first thought that comes to my mind, the word that comes to my mind is hubris. It is, I'd like to quote the Mahatma Gandhi, it is unwise to be too sure of one's
wisdom. Every time this government talks, they're only not talking about the moment. It's the future. हम तो आने वाले, आप तो खत्म होने वाले. Every opposition तो है ही नहीं. This is a democracy. We should encourage each other. And while this is going on, the only word I can think of for the attitude and the approach, even the ministers, when we are sitting here, say, अरे इनको तो हाउस चलाना ही नहीं है, ये नहीं करना चाहते. अभी तो जुम्मे आए हो राज्यसभा से. And then you're going to judge us. भूल गए, आप तो थे नहीं तब. पता नहीं कौन से गवर्नमेंट में काम करते थे तब. They are judging all members of parliament. We are not officers, we are public servants. प्रधान सेवक जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम भी सेवक ही यहाँ बैठे, उसी के लिए तो खड़े हैं यहाँ. So it's the attitude of this government is hubris, there is no other word. And why are we feeling? जैसे नौ रत्न, इनको बड़ा शौक है ऐसा बोलने का. So नौ रत्न, 9 साल, because they had this big campaign, all the ministers were sent all over the country to talk about the new 9 points. In 9 years, the achievements, in short I'll say, what is in 9 years the great achievements of this government? Is state governments toppled by the BJP? Is this fair democracy? वहीं सरकार का पलड़ा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भारी कर दिया, जहां उन्हें तथ्यात्मक बातें रखते देखा गया, साथ ही विपक्ष को आईना भी दिखाते देखे गए. मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग हैं वो खुद ही बाद में पछताएंगे. I want to tell on record that the opposition party will regret that this no confidence motion is brought in a wrong timing and a very in a wrong manner. सर मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज परिस्थिति बिल्कुल उल्टा है. आज भारत का छवि विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कद पूरे दुनिया में सब ये मानते हैं कि आज के दिन में भारत और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा विश्व को नेतृत्व दे सकते हैं, ये सब मानते हैं. और आज बड़े बड़े देश के लोग इंडिया में आते हैं, भारत में आकर के भारत के साथ काम करना चाहते हैं. इस वक्त G20 का अध्यक्षता भी भारत कर रहे हैं और हर एक राज्य में G20 का बैठक भी चल रही है और पूरा देश भारत के कोने कोने में जितने लोग बसे हुए हैं और भारत के बाहर भी जितने भारतीय लोग हैं ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश को 2047 में पूर्ण रूप से एक विकसित राष्ट्र बनाने का नेतृत्व दे रहे हैं. और ऐसा समय में मोदी जी का और इस सरकार का साथ देने का जगह ये उल्टा अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं. इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आगे जाकर के पछताएगा कि कितने गलत समय और गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया है. हालांकि निशिकांत दुबे अपनी तरकीन बातों से निराश करते दिखे, लेकिन इस पूरी बहस में किरण रिजिजू काफी अच्छे ढंग से अपनी सरकार को डिफेंड करते नजर आए. अब आता है अहम सवाल, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है, तो यहाँ INDIA आगे रहा या फिर एनडीए वर्सेस INDIA में कौन रहा आगे? सत्ता पक्ष से उम्मीद के मुताबिक काफी तीखी बातें बोली गईं. निशिकांत दुबे की व्यक्तिगत टिप्पणी पर काफी हो हल्ला होने लगा, जिसका यहाँ कोई मतलब नहीं था, इससे बचा जा सकता था. हालांकि इसके बाद भी पीएम मोदी को जैसे घेर पाने में विपक्ष नाकामयाब सा रहा. कहां विपक्ष मणिपुर पर सत्ता पक्ष को सांस तक लेने नहीं दे रहा था और कहां मौका मिला तो गौरव गोगोई के अलावा जैसे इस मुद्दे पर कोई ठीक से बोल तक नहीं पाया. हाँ, पीएम ने मणिपुर पर कुछ खास नहीं बोला, वो मणिपुर गए भी नहीं, लेकिन फिर भी विपक्ष मिलकर सत्ता पक्ष के आगे कमजोर ही दिखा. जबकि सत्ता पक्ष के संबोधन में उनके पास नंबरों का आत्मविश्वास था. उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए जहां एक ओर अपने सरकार के काम को सामने रखा, तो वहीं विपक्ष पर हमले के जरिए उसकी मंशा पर भी सवाल उठाया. सरकार की तरफ से उतरे दोनों मंत्रियों से लेकर उनके सांसद ने बखूबी ये काम किया. बीजेडी के पिनाकी मिश्रा ने आरोप प्रत्यारोप के बीच में जिस तरह से संतुलित और सकारात्मक ढंग से अपनी बात को रखा, उसके लिए उनकी खूब तारीफ हो रही है. Mr. Chairman, I have always believed that the Congress party is adept at snatching defeat from the jaws of victory. They are also very adept at cutting their nose to spite their face. And I say this advisedly. They know
every time the Prime Minister has got up to speak on the floor of this House, and I think his worst political adversaries will recognize the fact that he's a peerless orator. There is no question. I don't think there is an orator today in India who matches him. There's no question. Everybody recognizes that fact. So every time he gets up on the floor of the House, he puts the Congress party through the shredder. I mean, they actually go through a shredding machine. So I cannot understand why they should cut their nose to spite their face, ask him to come to the House and put them through the shredder, as I have no doubt he will when he replies on Thursday. So this defies common sense, it defies logic, it defies political sense. I believe that there are other arguments that would have been more persuasive. The people of this country will decide if the Prime Minister has chosen not to speak, whether that was right or that was wrong, is for the people to decide. And you have to take that case to the people. You don't bring a no confidence which is doomed to fail in any case. At the threshold, you know your no confidence is doomed to fail. You don't bring it needlessly and waste the time of the House. You don't disrupt the House needlessly when you know that the ruling party likes nothing better than the House being disrupted so that bills can be passed in the din. So ministers are happy not to answer any questions in question hour. This is, for every ruling party, this is a dream scenario. They let the opposition disrupt parliament so that we can go home and sleep happily. सुना आपने किस तरह से बीजू जनता दल सांसद पिनाकी मिश्रा ने एक सिरे से कांग्रेस की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने बता दिया कि ये पक्का है कि जिस दिन पीएम बोलेंगे उस दिन कांग्रेस की धज्जियां उड़ा देंगे। उसके बाद भी ये लोग जिद पर अड़े हैं कि पीएम मोदी ने मणिपुर पर कुछ नहीं बोला। पिनाकी मिश्रा का तर्क था कि ये जनता के हाथ में छोड़कर विपक्ष को यूं अविश्वास प्रस्ताव लाकर सदन का कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वैसे आपके हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव के पहले दिन कौन किस पर भारी पड़ा? मोदी सरकार के खिलाफ बनाया गया INDIA संगठन भारी पड़ा या फिर हमेशा की तरह मोदी सरकार का पलड़ा ही हर किसी से भारी रहा? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।